कुछ लोग सफलता को सिर्फ अंकों में नापते हैं और कुछ लोग उसे अपने हुनर, संवेदनशीलता और समाज के प्रति जिम्मेदारी से परिभाषित करते हैं। आज बॉक्स एफएम के मंच पर हमारे साथ हैं ऐसी ही एक असाधारण प्रतिभा, महक गुप्ता। महक ने न केवल जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड 2025 में जिला टॉपर बनकर देश भर में अपनी पहचान बनाई, बल्कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड साइंस स्ट्रीम में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आज की बातचीत सिर्फ एक टॉपर से नहीं, बल्कि उस सोच से है जहां मेहनत, हुनर, संवेदना और आत्मविश्वास एक साथ चलते हैं। तो आइए बॉक्स एफएम पर सुनते हैं आईआईटीएन, कलाकार और प्रेरणा की मिसाल महक गुप्ता से खास बातचीत। और अब आप सुनेंगे मेरी आवाज जो लिखी है मेरे मम्मी पापा ने। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। सनी के साथ रहेंगे अब आप बॉक्स एफएम पर एंजॉय करेंगे। चाय जीपीटी बज चुके हैं, 12 तारीख हो चुकी है, 24। वाओ, 12 और 24 का ना मल्टीप्लिकेशन हो गया भाई। और आज 12वां महीना ही है, मतलब दिसंबर का महीना चल रहा है, साल 2025 का। और कल है मैरी वाला क्रिसमस। तेरी भी क्रिसमस। थैंक यू भैया। भैया, इतना प्यार से भैया बोला। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी बच्ची, एक ऐसी लड़की मेरे साथ है जिनका नाता किसी से नहीं है, सिर्फ किताबों से, पढ़ाई से, लिखाई से। इतना पढ़ कैसे लेती हो तुम, ये बताओ। मुझे पढ़ना पसंद है तो अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट? और तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ किताबों के साथ है या दूसरी चीज़ों के साथ भी है? नहीं, मुझे डांस काफ़ी पसंद है। एक्टिंग में मैंने कुछ रोल्स किए हैं। वाओ। और पेंटिंग, स्केचिंग भी मुझे काफ़ी पसंद है। तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो 24 आवर्स वाली है या 34 या 48 आवर्स वाली है? नहीं, 24 आवर्स। वाओ यार, इतना सब कुछ। मेरी मम्मी के तो आज भी मुझे चांटे याद आते हैं। तो मैथ्स में सिर्फ 15 नंबर लेकर आया, पटाक। तो इंग्लिश में सिर्फ 0 लेकर आया, मैं सिर्फ 0 ही आया। लेकिन यार महक, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जब लोग आपको डिस्ट्रिक्ट टॉपर और आईआईटीएन के नाम से जानते हैं, आप खुद अपनी पहचान कैसे डिफाइन करते हो? मेरी पहचान मैं अपने आप को बस एक अच्छी बेटी प्रूव करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस किए, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो मैं बस उनके चेहरे पे जब स्माइल देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी मेहनत वर्थ इट है। वर्थ इट? तुम वर्थ से भी ज़्यादा डबल वर्थ करके ले आई हो यार। इतनी जगह, मतलब हर जहाँ जाती है ना ये लड़की, यू कांट बिलीव गाइस, ये हर जगह टॉप कर लेती है, हर जगह टॉप कर लेती है। मुझे ऐसा लगता है कोई मंत्र वगैरह है तुम्हारे पास, ऐसा है क्या? नहीं। यार महक, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं, जेई की तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा टफ फेस कौन सा था और उस वक्त आपने खुद को कैसे, मतलब मोटिवेट किया? खुद मोटिवेट करती थी अपने आप को या कोई दूसरा आता था मोटिवेट करने के लिए? मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट मेरी मम्मी पापा करते थे, और बाकी सेल्फ मोटिवेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जेई के फेज़ में। तो मैंने अपने रूम में ऐसे पोस्टर्स लगा रखे थे जिसमें ऐसे कोट्स थे जो देख के मुझे अपना गोल बार बार याद आता था, और फिर मैं वापस पढ़ाई में लग जाती थी। वाओ, वेरी गुड यार। अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अपन चलते हैं 5th क्लास। 5th क्लास से एक्चुअल में देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। हाँ। मतलब 5th 4th तक तो बच्चा चलो ठीक है, लुढ़कता पुढ़कता कैसे भी पास तो हो ही जाता है, अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज के साथ। 5th से जब एनवायरमेंटल स्कूल, और स्कूल में सारा सब कुछ अच्छा होता है, तब तुम्हारे दिमाग में थॉट्स, उस वक्त बहुत छोटी होगी तुम, हाँ। थॉट्स क्या रहते थे? क्या करना है आगे, कैसे बढ़ना है, मैं बड़ी होके किस चीज़ की तैयारी करूँगी, किस इंडस्ट्री में जाऊँगी, किस फील्ड में जाऊँगी, तब आता था कुछ दिमाग में, जहन में? नहीं, उस टाइम मतलब मैं भी सारे बच्चों की तरह, वही मेरा जो गोल था चेंज होता रहता था। बचपन में मेरा ड्रीम था एक्ट्रेस बनने का, मॉडलिंग में इंटरेस्ट था, टीवी शोज़ में देखती थी तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था। फिर उसके बाद में एयर हॉस्टेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मतलब ऐसे मेरा गोल चेंज होता रहता था। तो सारे बच्चों की तरह मेरा भी ऐसा पढ़ाई में कुछ ज़्यादा उस टाइम नहीं था, और मार्क्स भी ठीक ठाक ही थे, मतलब आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। फिर अचानक से एक ऐसी जड़ी बूटी खा ली, उसकी वजह से दिमाग इतना तेज हो गया कि हर जगह टॉप करने लग गई।
ये हुआ कोविड के बाद। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोविड में लग गया था लॉकडाउन, तो सब अपने घर में थे, तो उस टाइम मैंने अपनी मतलब थोड़ा सा मैथ्स पे काम किया, क्योंकि मैथ्स मेरा 6 तक सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था। 6 मतलब इनफैक्ट 8 तक भी मैं मुश्किल से पास हो जाती थी मैथ्स में। और फिर उसके बाद लॉकडाउन में मैंने अपनी मैथ्स पे काफ़ी काम किया और फिर मुझे इंटरेस्ट आने लग गया मैथ्स में। फिर लॉकडाउन के बाद तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट और फेवरेट सब्जेक्ट बन गया मैथ्स। हाँ, वाओ यार, मेरी तो मैथ्स आज भी कमज़ोर है, और सिर्फ इसका पूरा क्रेडिट मैं अमिताभ बच्चन साहब को देना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने मुझे बताया 2 और 2 5 होते हैं। तो आज भी मेरे लिए 2 और 2 5 ही है। अच्छा, फिर जब 10th तक आई, तुम 10th पे पहुंची, बोर्ड्स आ जाते हैं, हाँ। फिर क्या रहा तुम्हारे साथ? 10th में कुछ नहीं, बस 10th बोर्ड्स में मतलब ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉपर वाली कैटेगरी में आ पाऊँगी, क्योंकि स्कूल में हमेशा एवरेज स्टूडेंट थी। बस लॉकडाउन के बाद थोड़ा पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा देना शुरू किया, तो मार्क्स इम्प्रूव होते रह गए, और फिर 10th का रिज़ल्ट आया तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनी। स्कूल में भी मेरी ओवरऑल 2nd रैंक थी, तो काफ़ी पेरेंट्स भी खुश हुए, तो मुझे लगा कि अच्छा है ना, मतलब पढ़ के रिज़ल्ट लाया जा सकता है अच्छा। उसके बाद जब स्ट्रीम सिलेक्शन की बारी आई, तो फिर मुझे मैथ्स ही लेना था, क्योंकि इंटरेस्ट वही था। तो फिर मैंने बिना किसी सेकंड थॉट के ले लिया PCM। फिर PCM लेते ही वो JEE की तैयारी होता है पहला ऑप्शन, तो वही स्टार्ट कर दी। फिर ऑफलाइन एक्चुअली मुझे ना मतलब बचपन से एक चीज़ थी कि स्कूल में मैंने फ़ील किया था, मुझे कंपटीशन और कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा। हाँ, मतलब क्या होता है कि स्कूल में मोस्ट स्कूल्स में ऐसा होता है कि जो टॉपर होता है उसका एग्जाम्पल बाकी बच्चों को दिया जाता है, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसके टॉपर की बराबरी करें। ऐसा सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। पढ़ाई में अच्छा होने का अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, बहुत ऑप्शंस है कैरियर में। तो इसलिए जब मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मुझे पता था ऑफ़लाइन में काफ़ी कंपटीशन रहता है, रैंक लिस्ट, टेस्ट्स, और तो इसलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करी। तो इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग की, और ऑनलाइन का सबसे अच्छा बेनिफिट ये था, मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ती थी, तो मेरा कंपटीशन सिर्फ अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से रहता था। मुझे बाकी किसी बच्चे की तैयारी, उसके मार्क्स के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं रहता था। Exactly. मैं सिर्फ जो अपने गोल्स हैं उन पे काम करती थी, रोज़ की टू डू लिस्ट बना के सोती थी, और अगले दिन उसको पूरा करने की कोशिश करती थी। तो बस ऐसे ही मैंने अपनी 11th 12th कंप्लीट कर दी, और काफ़ी हंसते खेलते मेरी JEE की तैयारी हो गई। मतलब ऐसे अप्स डाउन्स बीच में थोड़े बहुत आए, पर ऐसा सीवियर डिप्रेशन वाला फेज़ मुझे कभी आया नहीं, क्योंकि मैं अपने घर वालों के काफ़ी टच में रहती थी, घर में पढ़ती थी। तो जब भी थोड़ा लो फील किया, मम्मी पापा के साथ जाके एक मूवी देख ली, थोड़ा बातें कर ली, थोड़ा घूम आए बाहर। तो मतलब JEE की तैयारी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेसफुल ही होए, मतलब उसको हैप्पी भी बनाया जा सकता है, ऐसा मैंने पर्सनली फ़ील किया है। मैं बॉक्स FM के सभी लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ महक गुप्ता है, जो हर चीज़ में टॉप करती रहती हैं। खाना बनाना आता है? हाँ, थोड़ा बहुत। उसमें भी टॉप कर ही लिया होगा। IIT टॉपर हैं ये। जहाँ पर बच्चों को इतनी घबराहट होती है, वहाँ पर पहली बार में इतना कमाल कर दिखाया। मुझे तो ऐसा लगता है यार, तुम जब ट्रैकिंग करते हैं तो एक स्टिक लेकर घूमते हैं। हाँ। तो जो भी ऑब्स्टिकल बीच में आता है ना, तो इसको यूं साइड कर लेते हैं अपन। मुझे ऐसा लगता है जब तुम अपनी पढ़ाई करती होगी ना, तो जो भी कॉम्पिटिशंस आते होंगे बीच में, या जो भी ऑब्स्टिकल्स आते होंगे, या जो भी तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा आता होगा, तुम उसको ऐसे साइड कर देती होगी और आगे बढ़ जाती होगी। ऐसा ही होता है क्या? अच्छा महक, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं, आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में प्रेशर और सेल्फ डाउट से हर बच्चा लड़ता है। हाँ। आपका पर्सनल फॉर्मूला क्या है जब इसको साइड करना होता है? मेरा फॉर्मूला मतलब ऐसा है कि प्रेशर तो सब बच्चों पे होता ही है, क्योंकि पता है कि इतने लाखों बच्चे बैठते कंपटीशन में, और सीट्स काफ़ी लिमिटेड है, तो सबको स्ट्रेस होता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मुझे भी ऐसा काफ़ी टाइम पे लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्या मतलब मुझे रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं। फिर मैं मतलब अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती थी, और मेरे पेरेंट्स मतलब वो सैटिस्फाइड थे मेरी मेहनत से, तो वो मुझे ये कहते थे कि हम खुश हैं कि तू इतनी मेहनत करी है, हमारे लिए यही बहुत है, और बाकी रिज़ल्ट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मतलब वो ऐसे बोलते थे ना, तो मुझे अपने आप से काफ़ी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आ जाता था। और दूसरा, टेस्ट्स और में होता था कि कई बार अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो फिर थोड़ा बहुत गिव अप करने का मन करता था। पर फिर यही लगता था कि जब इतना दूर आ गए हैं इस जर्नी में, तो बीच में गिव अप कर देना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता था कि एटलीस्ट मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी है, मुझे ये मतलब सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने अपना जो पूरा जर्नी थी कंप्लीट की, बीच में नहीं छोड़ा। तो बस यही था जो मुझे चलते रहने के लिए मोटिवेट करता था। तुमको देखते हुए ऐसा लगता है मुझे 2-3 हज़ार बच्चों में एक बच्चा ऐसा आता होगा, जीवन जीता होगा, जो सिर्फ पढ़ाई के लिए जीता है। और मेरे जैसे बच्चों को, मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई बनाई क्यों थी, सब अच्छा चल रहा था, झिंगा लाला, सुबह उठो झिंगा लाला, रात को सो झिंगा लाला। फिर आर्यभट्ट सब आए, उन्होंने ज़ीरो बना दिया, मैथ्स बन गई, और तुम मैथ्स में इतनी इंटेलिजेंट हो। अच्छा, कोई ऐसा टिपिकल फॉर्मूला जो आम इंसान को याद नहीं होता लेकिन तुम्हें याद है, किसी चीज़ का फॉर्मूला? मेरे को A+B का होल स्क्वायर नहीं पता है यार, A+B 2AB, मतलब मुझे नहीं पता है यार, तुम बताओ। कोई ऐसा फॉर्मूला जो तुम्हें याद करने में टाइम लगाओ। जेई के टाइम पे ऐसे काफ़ी फार्मूलाज थे, ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली बहुत ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं एक्चुअली यार, और मुझे तो इतनी घबराहट होती थी ना ट्रिग्नोमेट्री में। मुझे ऐसा, तुम बोल रही हो ना गिव अप करने का जब मन आता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर चुका हूँ, फिर याद करता था फॉर्मूलाज, और दिन मुझे फॉर्मूलाज कभी याद नहीं होते यार। तुम्हारी क्या टेक्निक है फॉर्मूलाज याद करने की? मतलब मैं तो जैसे कुछ फार्मूलाज में तो ऐसे ना स्टोरी वोरी बना के कुछ याद कर लेती थी फिजिक्स और में। हाँ। और बाकी मैथ्स में मतलब क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो फार्मूला बार बार लिखते हैं। अच्छा। तो उससे याद हो जाते थे। वाओ, ग्रेट। तो अच्छा, तुम सुबह उठती हो, रात को कितने बजे तक पढ़ती हो? रात में मेरा एक्चुअली रहता है कि मैं जितना गोल अपना लिख के सोती थी कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, तो मैं कोशिश करती थी अगले दिन जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं सोऊं नहीं। तो ऐसे मुझे कई बार 1-2 बज जाते थे सोने में। पर मेरा ये भी था कि मैं अपनी नींद को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी, क्योंकि 4-5 घंटे सो के आप 2 साल लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि कम से कम 7-8 घंटे की नींद कंप्लीट करूं। तो जब सोने में लेट होता था तो फिर उस हिसाब से उठ भी थोड़ा लेट जाती थी, बट कोशिश करती थी अपना टारगेट दिन का कंप्लीट करके सोऊं। तुम्हारा वैसे देखा जाए तो डेली रूटीन होता कैसा है? डेली रूटीन मेरा जेई के टाइम पे ऐसा था कुछ कि मैं सुबह 8 बजे तक 7-8 बजे तक उठ जाती थी। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं फ्रेशन अप होके और अपना केमिस्ट्री मेरा सबसे पहले मैं रिवाइज़ करती थी। तो केमिस्ट्री में थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट होता है, तो वो मैं लेके अपनी नोटबुक या अपनी बुक लेके और छत पे चली जाती थी। अच्छा। और मैं वॉक करते हुए याद करती थी। तो मुझे जो भी लंबे फार्मूलाज या लंबे लंबे थ्योरम्स, इक्वेशंस, कुछ भी ऐसा होता था वो जो मुझे याद करने में दिक्कत आती थी, तो वो मैं लेके छत पे चली जाती और वॉक करते हुए याद करती। तो ये मैंने पर्सनली फ़ील किया कि जब मैं खुले आसमान के नीचे पढ़ती थी ना, तो मेरा दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता था। तो और सुबह सुबह मौसम भी अच्छा होता था, तो वहाँ पे वॉक करते हुए आधा पौन घंटा पढ़ लेती थी, तो उससे मतलब माइंड एकदम फ्रेश होता था, तो अच्छी पढ़ाई होती थी। उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट और किया और फिर अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देती थी। और बीच में ब्रेक्स भी होते थे, तो उसमें जाके अपने मम्मी पापा और से बातें कर ली, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया भाई के साथ, या लंच और कर लिया। फिर और बाकी अपना जो स्पेयर टाइम होता था उसमें क्लासेस से जो होमवर्क और मिलता था वो कर लेती थी, और रिवीजन और भी रोज़ का रोज़ करती थी। कोशिश करती थी अपने बैकलॉग्स ना बनने दूं पढ़ाई में। जो आज पढ़ाया है वो आज के आज रिवाइज़ करके सोऊं, ताकि फिर कल मेरे पे लोड ज़्यादा ना पड़े। तो ऐसी ये पढ़ाई लिखाई की तो बातें हो गई, लेकिन आपने एकेडमिक्स के साथ साथ आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस को कैसे बैलेंस किया? कभी ऐसा लगा कि दोनों एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, या पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या लेकिन मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी तो मुझे घुसना चाहिए, एटलीस्ट उसको भी पूरा करना चाहिए? हाँ, नहीं ऐसा मुझे मतलब जेई के टाइम पे क्या हुआ कि मेरा मेन फोकस पढ़ाई था, तो 2 साल मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन 10th तक मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। और आर्ट एंड क्राफ्ट में तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। मैंने हैंडमेड अपने काफ़ी सारे ओवर 100 आइटम्स बनाए थे। और उनकी एक एग्जीबिशन भी लगाई थी अपनी पर्सनल। यार मम्मी ने, मुझे सच जानना, तुम्हारी मम्मी से पूछना चाहता हूँ, क्या खाया था ऐसा
जो इतनी प्यारी बच्ची, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची, कैसे कैसे तुम सच बताओ, मंत्र है ना कोई तुम्हारे पास? टोना टोटका कोई है क्या? नहीं। मतलब और फिर अच्छा वो एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस बताओ। एग्जीबिशन उस टाइम मैं काफ़ी छोटी थी, आई गेस मैं 4th में थी। अरे तो मतलब मैं बचपन से ही मेरा था कि इंटरेस्ट, और तो मैं कुछ कुछ बनाती ही रहती थी स्कूल से आके। और उस टाइम इतना, जब मैं छोटी थी तो उस टाइम इतना टीवी और मोबाइल का कुछ कल्चर था नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी मेरे लिए, ताकि मैं अपने टैलेंट्स पे काम कर सकी। नहीं तो मतलब आज मैंने फील किया है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे अपने फ्री टाइम में गेमिंग और पे लगे रहते। तो उस टाइम में कुछ ऐसा था नहीं, तो मैं अपना कुछ कुछ बनाती रहती थी रोज़ स्कूल से आके फ्री टाइम में। तो ऐसे करते करते मैंने इतने सारे आइटम्स बना लिए। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि इतने अच्छा तूने बनाया, तो अपन इसकी एक एग्जीबिशन लगाते हैं। तो हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी, और ये मेरा जो फर्स्ट स्कूल था, उनकी प्रिंसिपल ने हमें मतलब पूरा हॉल प्रोवाइड किया था, और मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था ये एग्जीबिशन लगाने के लिए। तो फिर ऐसे एग्जीबिशन बनाई, तो फिर उसके बाद लोग आ रहे थे और काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे। और मेरा एक पोस्टर भी बना के वहाँ वॉल पे लगा हुआ था, तो सब लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। पर मतलब उस टाइम मैं इतनी छोटी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मतलब क्या हो रहा है। मतलब अभी अचानक से मम्मी बोल दें कि बेटा कुछ ऐसे हैंडक्राफ्ट चीज़ें ऐसे बनाओ और फिर से अपन एग्जीबिशन लगाते हैं, तो तुम तैयार हो उसके लिए? हाँ। पढ़ाई कौन करेगा बे? हाँ, अभी तो छुट्टियां चल रही है तो बना सकती हूँ। अच्छा, छुट्टियों से याद आया, आईआईटी खड़गपुर मतलब सबका ड्रीम होता है खड़गपुर में जाने का। हाँ। उस दिन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा था? डर था, एक्साइटमेंट था, या बंक मारने का मन था? नहीं, डर था, थोड़ा एक्साइटमेंट था, बट नर्वसनेस भी थी। अच्छा। क्योंकि अभी तक मतलब मैं अपनी सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, लेकिन आईआईटीज़ में सभी टॉपर्स होते हैं। हाँ। तो मतलब आपके है ना, आपके बराबर या आपसे ऊपर वाले बच्चे भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको आईआईटी में। तो थोड़ा नर्वसनेस थी कि मैं इनके बीच में सेट हो पाऊंगी या नहीं। पर वहाँ पहुँची तो पहले दिन काफ़ी सारे फ्रेंड्स और बन गए। तो फिर उसके बाद अच्छा हो गया, मतलब सब फिर तो काफ़ी अच्छा ग्रुप बन गया हमारा। और कैंपस भी काफ़ी सुंदर है आईआईटी का। खड़गपुर का तो कैंपस मतलब इतना बड़ा है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सारी फैसिलिटीज़ है, हम अंदर ही घूम सकते हैं, इतना बड़ा कैंपस है। वहाँ पर जाना भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। हर किसी का एडमिशन ही नहीं होता। अच्छा, अगर आप आईआईटी ड्रीम को एक स्केच या पेंटिंग में बदल सकती तो कैसी होती? आईआईटी ड्रीम को अगर स्केच में मैं मतलब ऐसा कुछ बनाती कि मैं हूँ, मेरी मम्मी पापा हैं, और मेरे हाथ में एक ट्रॉफ़ी है, और पीछे मैं एक मतलब आईआईटी की इमेजिनरी एक बिल्डिंग बनाती। और क्योंकि मैंने रील्स और मैं ऐसे कैंपसेस और देखे थे आईआईटीज़ के, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था सारे आईआईटीज़ के बारे में, बिल्डिंग और के बारे में। तो मैं कुछ ऐसा ही मिक्स एंड मैच बनाती जिसमें सारी बिल्डिंग्स का थोड़ा बहुत कवर हो रहा है। और मतलब मेरा मेन फोकस होता है अपने मम्मी पापा की हैप्पीनेस पे उस पेंटिंग में, क्योंकि वही मेरे जो मोटिवेशन था ये ड्रीम का। इसमें तुमने दो चीज़ें मिस कर दी, एक रोड जो जयपुर तक जा रही है, और उसी रोड पर एक बॉक्स एफएम का ऑफिस, और सनी वहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है। ये तुमने मिस कर दिया यार। वो तो डेस्टिनी थी, प्लान नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं टॉपर के लाइफ सिर्फ पढ़ाई वाली होती है, वो सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ पढ़ाई करता है। ये मिथ है या सच है? मतलब मेरे लिए तो ये मिथ ही है। अच्छा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैं तो मतलब काफ़ी फ़न लविंग टाइप की हूँ, तो मुझे सिर्फ पढ़ाई मेरे से होती नहीं है, ब्रेक थोड़ा बहुत चाहिए रहता है। तो जैसे 2-3 महीने लगातार पढ़ाई की, फिर मैं मम्मी पापा को कह देती थी कि थोड़ा बहुत मुझे चेंज चाहिए, तो मम्मी पापा मुझे ऐसी जयपुर घुमाने ले आते थे, या पास में ही कोई रिसोर्ट और मैं ऐसे घुमा ले आते थे ताकि मेरा थोड़ा चेंज हो जाए। तो मैं 1-2 दिन का कंप्लीट ब्रेक ले लेती थी, या फिर कोई मूवी देखने चले गए, कहीं बाहर डिनर करने चले गए, या मतलब घर में ही कुछ एंजॉय और कर लिया, तो मूवी नाइट। बीकानेर से हो तुम, छत्ता खाने गई थी? हाँ। कितना अच्छा बनाता है ना वो यार, मस्त लगता है ना वो छत्ता। हाँ, और एक बार में कितने, 2-3 या एक? हाँ, तुम्हें देख कर लग रहा है थोड़ा गला खराब रहने की टेंशन रहती। और रात को 11-12 बजे जाता था मैं छत्ता खाने वहाँ पर, स्पेशली जयपुर से बीकानेर।
वाह, कितना अच्छा लगता है ना, जैसे तुम पढ़ाई के लिए उतावली हो, मैं छत्ते के लिए उतावली हूँ। अच्छा, आपके लिए सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेल्फ सेटिस्फेक्शन? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्यों, रीजन? सक्सेस हमारे हाथ में नहीं है, बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे हाथ में है। चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, किसी में भी। हाँ, और ये आता है जब हम अपना बेस्ट देते, तो अपना बेस्ट देना तो हमारे हाथ में रहता है। Obviously. तो वही, बाकी सक्सेस तो डिपेंड करता है, मिल ही जाएगी। हाँ। जो IIT खड़गपुर टॉप कर रहा है उसको तो सक्सेस अपना मिल ही चुकी है, बाकी थोड़ी बहुत तो है ही, वो भी आ ही जाएगी। आगे की प्लानिंग्स क्या है? आगे अभी कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है और बिजनेस वहाँ पे जो IITs होते हैं वहाँ पे ऐसी सोसाइटीज़ और होती है ताकि आप अपना जो इंटरेस्ट है उनको परस्यू कर सके। तो डांस सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी होती है, काफ़ी सारी फील्ड्स की, कोडिंग की। तो मैंने बिज़नेस सोसाइटी ज्वाइन करी थी और एक डांस सोसाइटी, उन दोनों के ऑडिशंस दिए थे, तो उन दोनों में सिलेक्शन हो गया है। तो अभी मतलब ऐसे अदर एक्टिविटीज़ को भी अपना चेरिश कर सकते हैं। IIT में ये इतना टाइम मिलता है कि हम अकेड्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस कर सके। अभी तुमने ड्रामा और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बचपन में टीवी सीरियल और फैशन शो जैसे प्लेटफॉर्म्स देखे ही हैं। हाँ। उन एक्सपीरियंस ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे शेप किया? आपको लगता है कि मतलब फैसिनेटिंग होता है ना कि यार इस मूवी में कंगना रनौत ने पायलट का रोल प्ले किया, यार मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है लाइफ में? हाँ, डेफिनेटली। मुझे बचपन में, मैं जैसा कि बताया था कि मुझे एक्ट्रेस बनना था और काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी उनकी लाइफ, एकदम स्पॉटलाइट वाली, और इतने सारे फैंस आपको प्यार करते हैं, तो ऐसा मतलब काफ़ी पसंद था। बट धीरे धीरे बड़े हुए तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी रियलाइज़ हुई, तो लगा नहीं, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, फिर आगे का कैरियर तो मतलब आगे की बात है, पहले जो अभी हमारे हाथ में वो अभी अकेड्स हैं तो उन पे भी फोकस करना चाहिए। तो मैंने कभी भी ऐसा सोच के पढ़ाई नहीं की थी कि मुझे IIT में ही जाना है। मतलब 10th तक तो मेरा बस गोल था कि अपना अच्छे से मेहनत करनी है और अपना जो भी सिलेबस है कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस इतना ही था टारगेट। फिर 11th-12th में JEE की तैयारी शुरू की, तब धीरे धीरे पता चला IITs के बारे में, IIT के कल्चर के बारे में, जो पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो फिर मतलब ये भी काफ़ी अच्छा लगा कि इतना सुंदर कैंपसेस, और यूट्यूब पे देखते थे कि IITians को इतना सब लोग प्यार करते, रिस्पेक्ट करते, तो ये काफ़ी अच्छा लगता था देख के। तो मन में आता था कि, या फिर ऐसे रोड पे जाते थे तो टॉपर्स की फ़ोटो लगी रहती थी वो फ्लैग पे, तो देख के लगता था कि यार वहाँ पे पहुँचना है, इतना अच्छा लगता होगा ना वहाँ पे अपनी फ़ोटो देख के। तो ऐसे मन में आता था कई बार, तो बस है ना, ऐसे यही मोटिवेशन था थोड़ा बहुत कि, और अपनी मेहनत करती रही। रैंक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कुछ कितनी लानी है या किस कॉलेज में जाना है, फिर आगे सारा अपने आप मिलता गया। वो देखिए तुमने 3 Idiots? हाँ। ऑल इज वेल। हाँ। IIT दिल्ली, फुनसुक वांगडू, आमिर खान साइंटिस्ट बन जाता है। हाँ। तो कभी ऐसा लगा कि यार आमिर खान ने या शर्मन जोशी ने या फैज़ल यानी कि आर माधवन ने या चतुर ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ज्वाइन करी और इतना नाम रोशन किया, वहाँ से हर कोई पास आउट हो गया, अच्छी इंडस्ट्री में था, तो जहन में ऐसा आया कि यार ऐसी मुझ पर भी इंस्पायरिंग मेरे ऊपर भी एक मूवी बननी चाहिए, मैं भी ऐसा ही कुछ बड़े लेवल पे करूँगी? नहीं, मतलब इतना बड़ा ड्रीम तो कभी देखा नहीं। देखो तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हारे पास मंत्र है ना। अच्छा, NGOs और चैरिटेबल स्कूल्स में पढ़ते वक्त आपने सबसे इमोशनल या आई ओपनिंग मोमेंट कौन सा एक्सपीरियंस किया? मैंने मतलब NGOs और चैरिटेबल स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ली थी। वाओ, सीरियसली? हाँ, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है? हाँ। मेरी तो यू गो आई कम, थैंक यू। अच्छा बताओ। हाँ, तो मैंने उनकी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ली थी, और मतलब एक मुझे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऐसा लगता था, क्योंकि क्या होता था कि वो बच्चे पढ़ना चाहते थे, और लेकिन उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना चाहते थे, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ वो बच्चे रेगुलर नहीं थे। उनके पेरेंट्स उनको 1-2 दिन भेजते, फिर उनका मेन एम रहता था कि बच्चों को अर्न करने भेजना है, तो वो उनको जैसे रोड्स पे कुछ भी सेल करने, या तो इस चक्कर में वो बच्चे रेगुलरली आ नहीं पाते थे। और
और उनके पेरेंट्स का मेन टारगेट कहते थे कि पढ़ाई करके ये कब कमाना शुरू होगा, हमें तो आज खाना चाहिए। तो इसलिए तो मतलब वो गलत नहीं थे, पर मुझे उन बच्चों के लिए काफ़ी बुरा लगता था, क्योंकि उनकी जो पढ़ने की खेलने की उम्र थी उसमें उन्हें काम दे दिया जाता था इतनी छोटी सी उम्र में। तो वो मुझे काफ़ी बुरा लगता था, और ये मेरा एक टारगेट है। और मेरी मम्मी खुद इतने सालों से अंडर प्रिविलेज बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो मैंने बचपन से ही देखा है ऐसी स्टोरीज़ काफ़ी सारी। तो मेरा खुद का ये एम है लाइफ में कि एक बार मैं अच्छा अर्न करने लग जाऊं तो मैं इन बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करूंगी, कुछ फंड्स जनरेट करूंगी और उनको पढ़ाऊंगी। हाँ, मेरे को भी इंग्लिश पढ़ा देना। अच्छा, जब इन बच्चों को तुम पढ़ाते थे तो कोई ऑब्स्टिकल ऐसा कि यार कभी तुम्हें इरिटेशन हो गई, नहीं पढ़ाऊंगी अब इनको यार, ऐसा कुछ हुआ? उनके मतलब बच्चों के साथ मुझे मतलब बच्चे काफ़ी पसंद है। थोड़ा बहुत उनके पेरेंट्स का लगता था, क्योंकि वो आके मतलब कहते थे कई बार कि है ना क्या ही कर लेंगे पढ़ के, तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता था। और वो फिर मतलब बच्चे आते भी नहीं थे, कई बार कम आते थे, कई बार तो पूरी क्लास ही खाली रहती थी, तो ऐसे होता था कई बार। बट फिर मुझे लगता था कि मैं अपना जितना सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ, बाकी तो ठीक है। वाह यार, इस छोटी सी बच्ची को बच्चे पसंद है। अच्छा, आपको लगता है कि एजुकेशन के साथ एम्पैथी और सेंसिटिविटी भी सिलेबस का एक हिस्सा होनी चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। क्यों, व्हाई सो? मतलब ये सब जो अगर हमें ये सब वैल्यूज़ अगर हमें स्कूल्स में सिखाई जाएगी तो हम एक अच्छे सिटीज़न बन पाएंगे। एजुकेशन सिर्फ हमको एकेडमिकली डेवलप करेगी, लेकिन जो ये इमोशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, हमें जो शेयरिंग, एम्पैथी, ये सब चीज़ें हमको स्कूल्स में अगर सिखाई जाएगी तो हम एक अच्छा सिटीज़न बन पाएंगे और हम अपने कंट्री की जो सिविक डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एग्जैक्टली, मुझे यही उम्मीद थी इसी आंसर की, और तुमने मैं कुछ और मांग लेता है यार। अच्छा, अगर आज की महक 10th क्लास वाली महक को कोई एडवाइस दे तो वो क्या होगी? 10th क्लास वाली महक को मैं एक्चुअली एडवाइस नहीं, मैं बस अपने आप को कस के गले लगाना चाहूँगी, क्योंकि मैं मतलब जो 10th क्लास वाली महक थी उसी ने अपने आप पे पहली बार भरोसा किया था और ये जेई की तैयारी शुरू करने का स्टेप उठाया था। उससे पहले तो मतलब मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट टाइप की थी और मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। इनफैक्ट 10th में भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी। तो मैं बस अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहूँगी और बस यही कहूँगी कि यू फ्लाई हाई गर्ल। ओहो, खुद को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं, तुम्हें अप्रिशिएट करने वाले पता नहीं कितने लाखों लोग हो चुके हैं। और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सनी, काश तू भी पढ़ लिख लेता तो आज तेरा कोई इंटरव्यू ले रहा होता। अच्छा, एक IIT एस्पिरेंट्स, अक्सर मैंने देखा, मैंने एस्पिरेंट्स एक सीरीज आई थी वो भी देखा। हाँ, अक्सर वो टूट जाते हैं। हाँ, मतलब पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्जाम्स में होता है तो या तो उनका नंबर नहीं आता या इंटरव्यूज़ में रह जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं वो। उनके लिए आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या होगा? मतलब मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप सभी बहुत बड़े अचीवर्स हो, क्योंकि आप ऐसी रेस में हो जिसमें मतलब खड़े होने के लिए काफ़ी करेज चाहिए। तो अगर आप इस रेस का पार्ट बने हो तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है ना, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है, जैसे कि पेशेंस, कि सक्सेस एक बार में पहले टेस्ट में आपके फुल मार्क्स या फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको प्रोग्रेस दिखेगी। तो पेशेंस हमको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी सिखाती है। हमको फेलियर्स को हैंडल करना सिखा देती है, अप्स डाउन से डील करना सिखा देती है। ये सारी चीज़ें प्रेशर को हैंडल करना सिखा देती है। जैसे IIT की तैयारी में आप इतना प्रेशर हैंडल कर लेते हो तो आपको कॉलेज में या आगे कॉर्पोरेट जॉब्स में इतना प्रॉब्लम नहीं आती है इन सब से डील करने में, क्योंकि आप छोटी एज से ही ये चीज़ें टैकल करते हुए आ रहे होते हो। तो मतलब काफ़ी सारी हमको वैल्यू सिखा के एक अच्छा हमें मतलब ओवरऑल अच्छा डेवलप्ड इंसान बना देती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। तो इसलिए ये तैयारी का पार्ट बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एग्जैक्टली, खुद अपनी वैल्यू समझने लग जाता है। हाँ। एक मूवी आई थी 12th फेल, हाँ, विक्रांत मैसी। जब वो पहला इंटरव्यू देने जाते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि इंसान की वैल्यू इंसान खुद समझ ले तो वो पास हो जाता है। अगर खुद अपनी वैल्यू नहीं समझ पाता तो वो हर बार हर स्टेप में फेलियर
फेल होता है। हाँ। तो तुमने वो बात बोली और मुझे अच्छी लगी ये बात, इंसान को खुद की वैल्यू खुद को समझनी चाहिए। हाँ। अच्छा, उस मूवी को देखा है तुमने? हाँ। क्या सबसे पर्टिकुलर कौन सी चीज़ अच्छी लगी? उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जज्बा, या उनकी वो मार्कशीट चोरी हो गई थी वो? क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये उनका सेल्फ बिलीफ अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने इतना बड़ा सपना देखा और उसके लिए काम किया, और काफ़ी फेलियर्स, रिजेक्शंस फेस करने के बाद भी उन्होंने अपना ये सपना छोड़ा नहीं। तो वो मतलब अपने सपने को दिल से डेडिकेटेड थे, तो उन्होंने उसके लिए काफ़ी मेहनत की और फिर फाइनली सक्सेस। मतलब कहते हैं ना कि आप इतनी मेहनत करते हो कि भगवान को भी आप पे तरस आ जाए कि ये बंदा तो सही में सक्सेस डिजर्व करता है। Actually. तो वही चीज़ है। और जब मैंने रियल उनसे बात करी थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो इंटरव्यू 1 घंटा जो था वो छोटा है। कम से कम मुझे 5-10 घंटे बात करूंगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बूंदें गिरेंगी मुझ पे नॉलेज की। वो सिर्फ पढ़ते ही थे, वो सोते नहीं थे। इनफैक्ट यू कांट बिलीव, वो चक्की आटे वाली जो होती है उसमें काम करते थे। उन्होंने वो तक काम किया है जिसमें प्लास्टिक चुन चुन के लेकर आते हैं ना कचरे में से, वो तक, वो जो मूवी में नहीं दिखाया वो तक काम किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो प्लास्टिक देने के बाद उनको एक रात का डिनर मिल जाता था। सो दैट्स वाई। तो इतनी मेहनत। खैर तुम शुरू से पढ़ाई लिखाई में, आफ्टर 4th पढ़ाई लिखाई में बहुत क्रिएटिविटी दिखाई तुमने, बहुत अच्छे आगे बढ़ी। अब IIT खड़गपुर पास आउट, मतलब आई मीन टू से टॉप किया है। आगे जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा तो तुम यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगी जो आपने खुद के लिए बनाए हुए, या कुछ नई चीज़ें शुरू करोगी? नहीं, मतलब मैंने इस जर्नी में अपना ये जो JEE की तैयारी थी, इसमें अपने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मेरे लिए क्या बेस्ट वर्क करता है, पढ़ने की जो स्ट्रैटेजीज़ और हैं, तो मैं मतलब वही चीज़ें यूज़ करूँगी जो मेरे लिए वर्क करती है। मतलब जो सब टिप्स देते हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें वर्कआउट करती है, तो जो आपके लिए बेस्ट है आपको वो करना चाहिए। तो मैं बस वही अभी जो मैंने JEE के टाइम पे फॉलो किया है सारा रिजीम, वही करने वाली हूँ। 12th से हर बार टाइम टेबल चेंज हुआ है खुद का, लाइफ का टाइम टेबल? हाँ, डेफिनेटली। कॉलेज जाके तो मतलब काफ़ी अलग हो गया है टाइम अभी बिल्कुल टेबल। चेंज है? हाँ। पहले से मैच बिल्कुल नहीं करता? नहीं। तो अभी जब कॉलेज जब पहुंच चुकी हो तो कैसा रूटीन रहता है? कॉलेज में एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो मम्मी नाइट लाइफ इन द सेंस कि वहाँ हमारे क्या है, कैंपस इतना ज़्यादा सेफ है कि हमें मतलब एक तो बाहर हम जाते नहीं है, और अंदर हमें हॉस्टल में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हॉस्टल में आपको किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद बाहर नहीं निकल सकते। तो हम किसी भी टाइम पे बाहर निकल सकते। तो हम लोग ऐसे स्पेशली एग्ज़ाम टाइम्स में लेट नाइट तक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। फिर वहाँ पे नाइट कैंटीन्स होते हैं, तो वो पूरी रात खुले रहते हैं, तो वहाँ स्नैक्स और मील्स और मिलते हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो वहाँ फिर हम जाके बीच में, क्योंकि पूरी रात पढ़ते, बीच में भूख लगती है, तो जाके वहाँ ब्रेक ले लिया, सारे दोस्त और मिलके वहाँ चले गए। फिर वापस आके, तो मतलब ये चीज़ मैंने JEE के टाइम पे कभी भी नहीं करी कि मैं पूरी रात बैठ के पढ़ी हूँ, पर ये चीज़ मैंने कॉलेज में आके सीखी है। पूरी रात पढ़ लेती? हाँ, और अगले दिन सुबह जाके पेपर देना। ग्रुप स्टडीज होती है? हाँ, ग्रुप स्टडीज़, मतलब सेल्फ भी होती है, ग्रुप भी होती है, दोनों ही करते हैं हम। हमारे ग्रुप में स्टडीज नहीं होती थी, बाकी सब होता था। अच्छा, आपके लिए फेलियर का मतलब क्या है? एंड या एवोल्यूशन? एवोल्यूशन फॉर श्योर। फेलियर तो मतलब आप कुछ भी काम करते हैं तो आप फर्स्ट इंस्टेंस में सक्सेस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। Obviously. और मैं तो कभी भी एक्सपेक्ट करके चलती ही नहीं थी। मुझे लगता था ये तो पहला अटेम्प्ट है, ऐसे ही सोच के मैं हर काम करती थी कि ये पहला अटेम्प्ट है। कभी भी ऐसे सोच के नहीं किया कि यही फाइनल अटेम्प्ट है या इसी में सक्सेस फेलियर डिसाइड होगा। तो बस यही है कि फेलियर जो हम कहते ही है कि फेलियर इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स सक्सेस। तो मतलब ऐसा मैं बॉक्स एफएम के लिसनर्स को बताना चाहूँगा, मैंने इतने हज़ारों लाखों इंटरव्यूज़ लिए, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के, कलेक्टर, IAS ऑफिसर, RAS ऑफिसर, इंजीनियर्स, सेलिब्रिटीज़, पता नहीं कितने एक्टर्स के इंटरव्यूज़ लिए। कोई भी क्वेश्चन में करता था ना, तो कई अमूमन आउट ऑफ 100 15-25% लोग जवाब देने से पहले सोचना पड़ता है। तुम्हारे पास अभी भी इंटरव्यू में भी तुम जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि रट के आई हो, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि तुम इतना पढ़ के से लेती हो यार, ये बताओ पहले तो। एनीवेज,
टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी फ्यूचर में आप इन दोनों को कैसे कनेक्ट करना चाहती हो? टेक्नोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी एआई काफ़ी ज़्यादा Obvious. डोमिनेट कर रहे हैं. हम मतलब अपने जो हर काम है डे टू डे लाइफ का उसको ऑटोमेशन में शिफ्ट कर रहे हैं एआई की मदद से. और एआई मतलब अगर सही से यूज़ किया जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल है. जैसे स्टडीज़ में भी जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं एआई की हेल्प से मतलब अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक समझने में हेल्प ले सकते हैं. तो एआई काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और बनाया भी मतलब इंसानों के बेनिफिट के लिए ही है. मतलब कई बार होता है कि एआई का मिसयूज़ हो रहा है, बट अगर अच्छे वे में यूज़ किया जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मतलब हम कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एआई. और क्रिएटिविटी मतलब वैसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एआई में जो फीडेड है इंफॉर्मेशन वो सिर्फ उसी को यूज़ करता है. Right. वो नई एआई में अभी तक वो वाला स्किल नहीं है कि वो कुछ नई चीज़ क्रिएट कर पाए. वो सिर्फ आपको उसके अंदर जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है फीडेड है वो आपको प्रोवाइड करेगा. तो इस सेंस में ह्यूमन बींग्स हम अभी भी एआई से यूनिक हैं क्योंकि हमारे पास क्रिएटिविटी है, इमोशंस है. हाँ. तो इसलिए मतलब और ये चीज़ एआई में अगर ना ही आए तो आई फील बेटर है क्योंकि फिर ह्यूमंस की वैल्यू नहीं रहेगी अगर ये चीज़ भी एआई में आ जाए. 84.3% आ चुके हैं. 100% भी हो ही जाएगा. और ये अपने ह्यूमंस की वजह से ही हो रहा है. ह्यूमंस ही एआई बना रहा है और अब उसमें इमोशंस डालने का, एक्सप्रेशंस डालने का काम कर रहे हैं जो 83.6% आया है. और ये बाकी के भी 17-18% जो बचे हैं वो भी आ ही जाएगा. कभी आईआईटी खड़गपुर वहाँ जाने के बाद कभी ऐसा दिमाग में जहन में आया कि अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे या अपने से कम इंटेलिजेंट बच्चों को देखने के बाद मन में आया, जहन में ख्याल आया कि यार सब छोड़ दो, मैं ऐसे नहीं हो रहा? हाँ, ऐसा हुआ है. मतलब अपने से कम तो नहीं पर ज़्यादा. मेरा क्या है मतलब ऐसा है कि मैं इस चीज़ पे को हेल्प नहीं कर सकती पर मैं हमेशा अपने आप से जो ऊपर वाले बच्चे हैं ना उनको देखती हूँ हर बार और फिर अपना एनालिसिस उनके रिस्पेक्ट में करती हूँ. तो वहाँ पे मतलब मैंने देखे कई इतने ब्राइट माइंड्स हैं जो मतलब पहले इंस्टेंस में किसी भी टॉपिक को अच्छा उस पर कमांड हासिल कर लेते हैं और एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं. तो ऐसे बच्चों को देख के लगता है कि ओ भाई मेरे से नहीं होगा. ये तो बहुत पढ़ना पड़ता है यार. हाँ, वही कई बार ऐसा भी लगता है कि अभी तक इतना पढ़े थे अब यहाँ आगे भी इतना पढ़ना पड़ रहा है. पहले मोटी किताबें थी अब और मोटी किताबें और पहले 4 थी अब 8-10 हो चुकी है. खत्म ही नहीं हो रहा. तो उसको कैसे मैनेज करा फिर? कुछ नहीं, बस अपने आप को ये समझाती हूँ. और ये चीज़ मेरा जो भाई है, छोटा भाई है, पर वो मतलब कई चीज़ों में मेरे से ज़्यादा मैच्योर है. अच्छा. तो उसने मेरे को इतनी सही चीज़ कही कि देख दीदी तू लालच मत कर क्योंकि तूने जेई के टाइम जो मांगा भगवान जी ने तेरे को दिया. हाँ. ठीक है, अब तू कॉलेज में जाके भी यही मांग रही कि मेरे को यहाँ पे भी टॉप करना है, तो अब ये तो लालच हो गई ना. अरे वाह. तो उसने मुझे इतनी सही चीज़ कही. तो वो चीज़ मैं हमेशा अब अपने आप को, मुझे जब भी मार्क्स कम आते या लगता है और अच्छा कर सकती थी, तो फिर मैं बस अपने आप को यही चीज़ कह के रिमाइंड करती हूँ कि लालच नहीं करनी है, जो है ठीक है, बाकी हर जगह टॉप करना ज़रूरी थोड़ी है. मेहनत कर रहे हैं. हाँ. इस रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा. बस अपना बेस्ट देना है, बस यही है. अगर हम सेकंड नहीं आएंगे तो फर्स्ट कौन आएगा यार? उसको भी तो आने का मौका देना चाहिए ना यार. कितनी प्यारी बच्ची है यार. आपको लगता है मार्क्स जो है कैरेक्टर डिफाइन करता है या चॉइसेस? नहीं, मार्क्स मतलब कभी भी किसी का कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते. मेरा तो यही एक्सपीरियंस है. और कम पढ़ता है. हाँ, मतलब कई ऐसा होता है कि जो बच्चे कम पढ़ते हैं ना, मैंने देखा है कि जो पढ़ाई कम करते हैं वो अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं. और मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है वो स्पोर्ट्स में स्टेट नेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं. और जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं फिर वो इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते. तो कभी भी कैरेक्टर डिफाइन नहीं करते. जो हमारे इतने ग्रेट स्पोर्ट्समैन हैं इंडिया के, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वो लोग टॉपर्स थोड़ी थे अपनी क्लास के. Obviously. पर आज सब लोग उनको इतना पसंद करते. तो मार्क्स कभी भी कैरेक्टर डिफाइन नहीं करता. आपका कभी भी फ्यूचर, आपकी सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकते मार्क्स. आलिया भट्ट 12th, रणबीर कपूर 10th. मेरा तो पूछो ही मत. स्कूल वाले खुद छोड़ने आए थे घर पे. आज के स्टूडेंट्स के लिए आप कंसिस्टेंसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती हो या इंटेंसिटी को? कंसिस्टेंसी को. कैसे?
मतलब ऐसा होता था कि जेई के टाइम पे जिस कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता था, आपने इतना पढ़ लिया कि आपका दिमाग एकदम फ्रीज हो जाता था कि अब कुछ घुस नहीं रहा है दिमाग में। ऐसा भी होता था मेरे साथ काफ़ी बार। तो उन दिनों में मैं मतलब ऐसे करती थी कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी और अपना कुछ एंजॉय किया, चिल विल किया, टीवी और देखा। तो ऐसे तो मतलब इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करती रहती है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन एटलीस्ट कोशिश करो कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन रहेगा। आपके दिमाग में ये चीज़ सेट रहेगी कि मेरा एक गोल है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और वो मैंने अभी छोड़ा नहीं है, बस एक शॉर्ट ब्रेक लिया है। तो ये कंसिस्टेंसी इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती कि जेई की जर्नी के लिए आपको दिन के 8 या 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, जो कि मैंने सुना है काफ़ी लोगों को। पर मैंने कभी भी ऐसे घंटे कैलकुलेट ही नहीं किए। मेरा तो बस सिंपल था कि जो टारगेट लिखा है वो कंप्लीट करना है, और बस यही है कि रात को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करके सोना है। और टारगेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से लगेंगे और मेहनत करेंगे। तो बस कभी घंटे ऐसे कैलकुलेट नहीं किए कि आज इतने घंटे पढ़ना है। अभी भी बनाती हो? कॉलेज में हाँ बनाती हूँ। वहाँ ज़रूरत पड़ती है? एग्ज़ाम वीक में पड़ती है ज़रूरत, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं और लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करने होते हैं, तो हेल्प मिलती है। कॉलेज में जाने के बाद पढ़ाई के साथ साथ कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारा? मेरा फ़ाइन आर्ट्स में। अच्छा। मेरे पास एक्स्ट्रा एकेडमिक में फ़ाइन आर्ट्स है, तो उसकी हमारी वीकेंड पे क्लासेस लगती हैं। तो वहाँ पे हमारे जो फ़ाइन आर्ट्स के प्रोफेसर हैं वो मतलब काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो वो हमको कभी भी बाउंड नहीं करते कि आपको पर्टिकुलरली यही आर्ट फॉर्म करना है। वो हमको एकदम कहते कि आप अपनी क्रिएटिविटी अपना फ्री माइंड से बनाओ। तो मुझे फ़ाइन आर्ट्स की क्लास इतनी मेडिटेटिव टाइप लगती है, और उसमें मेरा जो मन करता है हमारे आगे एक ब्लैंक शीट होती है और हमारे जो भी थॉट्स होते हैं वो हमें उस शीट पे उतारने होते हैं। तो फ़ाइन आर्ट्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है। मुझे भी आता था। डिस्क्राइब करती हो उन थॉट्स को? हाँ। किस तरीके से, लिखकर या बनाकर? बनाकर करती हो। और तुम्हारे साथ तुम्हारा कौन सा बैचमेट है जो साथ में फाइन आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है? मेरी रूममेट्स हैं। हम मतलब 4 रूममेट्स रहते हैं एक रूम में। अच्छा। तो उनमें से 2 रूममेट्स हैं मेरी, उनके पास भी फाइन आर्ट्स है। अच्छा। तो हम तीनों वहाँ पे साथ में ही ऐसे और हंसी मजाक भी करते रहते हैं। इनफैक्ट हम गाने सुनते हुए हम जैसे कभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा होता है तो हम कोई भी म्यूज़िक लगा लेते हैं, और उस म्यूज़िक को सुन के जो भी माइंड में थॉट्स आते हैं वो हम अपने उस पे बना देते कैनवास पे। ये तो मुझे कॉपी किया है तुमने। मुझे यार पता है, मैं तो वहीं हमारे पूरा ग्रुप हम वहीं पाए जाते थे, बाकी दूसरे लेक्चर्स में क्लासेस में पाए नहीं जाते थे। हम फाइन आर्ट्स वाली मतलब जो लड़कियां कैंटीन्स में मिलते थे, सिर्फ कैंटीन में ही देखे जाते थे वो फाइन आर्ट्स, या उसके अलावा हम फाइन आर्ट्स में लिखते थे और कहीं नहीं लिखते थे। इसलिए हम हर चीज़ में हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था ज़ीरो से। अच्छा, अगर आप एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज ला सकती तो वो क्या होता? एजुकेशन सिस्टम, जैसे तुमने बताया था कि बच्चों को पढ़ाने जाती थी, तो उस चीज़ को सोचते हुए बताना। मैं मतलब ऐसा कोशिश करती कि क्लास मतलब एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन में मैं एग्ज़ाम सिस्टम हटा देती, क्योंकि मैंने ये फील किया कि एग्ज़ाम सिस्टम्स क्या होते हैं कि बच्चों के अंदर कंपटीशन का ये जो इमोशन है वो क्रिएट करते हैं, जबकि वो वाली जो एज होती है वो आपकी प्रॉपरली लर्निंग के लिए होती है कि आपको पढ़ाई के बारे में आप जाने कि अपना जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करे। तो ये सब चीज़ें जो होती है उस एज के टाइम में आपको करनी होती है। और एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि एग्ज़ाम्स के कारण कंपटीशन होता है, कंपैरिजन होता है बच्चों के बीच, फिर वो उनकी जो फ्रेंडशिप्स होती है ना थोड़ी स्ट्रेन्ड हो जाती है। मैंने ऐसा फील किया है कि अच्छे दोस्त हैं पर एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा दूरियां आ जाती है कि क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, मेरे कम आ गए, तो ऐसा। हाँ, तो ये चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट प्राइमरी के बच्चों में ये है ना जो ये थॉट है ये बिल्कुल ना आए और वो अपना एकदम इंजॉय करे अपनी। और अगर एग्ज़ाम्स का प्रेशर फियर ही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ाई को सिर्फ इंजॉय करेगा। जैसे कि मतलब बाकी स्पोर्ट्स होते हैं और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर डांस होता है, ड्राइंग होता है, वो सब चीज़ों में बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि उसमें आपको कोई जज नहीं करता है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं। तो यही
यही चीज़ अगर पढ़ाई में होगी तो बच्चे ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और अगर 5th तक पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आगे फिर एग्ज़ाम्स को भी आप बर्डन की तरह नहीं लोगे, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे कि आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हो। तो फिर उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम्स रखेंगे तो फिर वो बच्चे पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। नहीं तो बचपन से उनके माइंड में होता है कि एग्ज़ाम्स तो एक बर्डन है, अब बस पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स हैं और खेलने नहीं जा पाएंगे। तो यही चीज़ है कि मैं करूँगी एजुकेशन में। अच्छा, आपके लाइफ में पेरेंट्स, मेंटोर्स, इनका रोल आपकी जर्नी में कैसा रहा? पेरेंट्स और मेंटोर्स मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरे पेरेंट्स ने तो मतलब मुझे हर डिसीज़न में सपोर्ट किया है। मैंने कहा कि मुझे ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ना है, तो यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझा। उन्होंने मेरी जो कंडीशन है, मेरी पूरी बात समझी कि मैं ऑफलाइन में क्यों नहीं जाना चाहती, और ऑनलाइन में भी उन्होंने खुद ने देखा है कि मैंने अपना सोशल मीडिया पूरा बंद कर दिया था। मेरे पास इनफैक्ट फ़ोन नहीं था 11th-12th में। मेरे पास एक टैब था जिसमें सिम नहीं थी, बस मैं अपना वाईफाई पे और जो मेरा लेक्चर्स थे ऑनलाइन सिर्फ वो चलते थे। तो उन्होंने खुद ने देखा है कि मैं अपने आप क्लासेस प्रॉपर्ली सिंसियरली अटेंड कर रही हूँ, कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करी सोशल मीडिया पे। तो इसलिए मुझे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और एग्ज़ाम्स में भी कई बार होता था मॉक टेस्ट में, स्पेशली जो लास्ट के टाइम में, जैसे अभी जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट देने वाले जेई के, तो उनका एग्ज़ाम्स काफ़ी पास आ रहे, 1 महीने से कम बचा है। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है बच्चों पे, पढ़ने का मन नहीं करता है, टेस्ट के मार्क्स से डीमोटिवेशन होने लगता है कि एग्ज़ाम इतने पास है और मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था। तो ऐसे में कई बार गिव अप करने का मन करता था, लगता था कि एग्ज़ाम ही नहीं देते, ठीक है अब है ना वो। पर फिर मेरे पेरेंट्स और मुझे वही काफ़ी एनकरेज करते थे। और मतलब मेरे पापा तो इनफैक्ट कहते थे कि हमें कोई मतलब नहीं है कि तेरा कौन से कॉलेज में सिलेक्शन होता है, हमें है ना वो बस, अब तूने देख मैथ्स लिया तो तू नॉर्मली इसको, जैसे बाकी कोई भी स्ट्रीम लेती है एग्ज़ाम्स तो देने ही पड़ते, वैसे ही नॉर्मल एग्ज़ाम्स की तरह ले, जैसे अभी तक 10th तक के एग्ज़ाम्स को लिए स्कूल एग्ज़ाम्स को, वैसे ही इस एग्ज़ाम को इतना बड़ा मत बना, क्योंकि मेन अपना माइंड का होता है। हम आधी जंग तो अपने माइंड में लड़ रहे होते हैं, बाकी आधी तो हर की है, पर जो अगर हमने अपनी माइंड वाली जंग जीत ली तो बाहर की जंग बहुत इजी हो जाती है। और ये जो जेई, नीट, यूपीएससी, ये जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये हमारे माइंड में हमने इन्हें ज़्यादा बढ़ा रखा है। तो अगर हमने माइंड में अगर ये अपने आप को ये विश्वास दिला दिया कि एक छोटा सा एग्ज़ाम ही तो है, जैसे अभी तक दिया है स्कूल में एग्ज़ाम्स, वही है बस, तो ऐसा अगर हमने माइंड में फीड कर लिया तो फिर एग्ज़ाम इतना टफ नहीं लगेगा। अच्छा, आपके लिए रियल कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? रियल कॉन्फिडेंस मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि ये होता है कि आप जैसे कभी अपना लिए स्टैंड ले पाए, और मतलब आपका जो भी मन में है, आपके दिल में जो भी है, आप खुल के बता पाए। मतलब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आपके आगे कितनी ही अच्छी ऑडियंस बैठी हो, पर वही हेजिटेशन नहीं होना चाहिए और अपने आप पे फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आज अगर कोई यंग लिसनर ये इंटरव्यू सुन रहा हो और खुद पर डाउट कर रहा हो, आप उसे क्या कहना चाहोगे? मैं तुमको यही कहना चाहूँगी कि देखो, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, सबके टैलेंट्स, पैशन अलग अलग होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सारे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं बैठते, तो मतलब वही है कि अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करो, अपने आप पे इतना बर्डन मत डालो कि तुम्हें बहुत अच्छा करना है, या तुम अच्छा नहीं करे तो कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ये कभी भी कोई भी एक एग्ज़ाम लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो अपने आप को एकदम काम रखो, और जैसे कि अभी मैंने कहा था कि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स अभी पास आ रहे हैं तो ये जो लास्ट का टाइम है, इसमें तो मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेन जो गेम है वो माइंड गेम होता है कि आपको अपने आप को एकदम काम रखना है, कंपोज रखना है, और जितना तैयारी की है उस पर फेथ रखना है कि हमने अच्छी मेहनत की है तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, ये फेथ लेके चलना है। अभी लास्ट टाइम में सेल्फ डाउट करके तो हम अपना रिज़ल्ट बस ख़राब ही करने वाले हैं। तो बस
काम रहना है, कंपोज रहना है, और बाकी बस अपने मम्मी पापा को देखना और मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा। अच्छा, अब तुम्हारे साथ मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगा जल्दी। ओके। चीटिंग तो तुम करती ही नहीं। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? मॉर्निंग। स्केचिंग या कोडिंग? स्केचिंग। आईआईटी खड़गपुर कैंपस या आर्ट गैलरी? आईआईटी खड़गपुर कैंपस। फेवरेट सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम सीएस? मैथ्स। वन वर्ड टू डिस्क्राइब जेईई जर्नी? पेशेंस। प्रेशर या पैशन, क्या ज्यादा ड्राइव करता है? पैशन। पेंसिल या पेंट ब्रश? पेंट ब्रश। स्टेज परफॉर्मेंस या क्लासरूम टीचिंग? स्टेज परफॉर्मेंस। फेवरेट स्ट्रेस बस्टर? मूवीज। बिगेस्ट इंस्पिरेशन, पर्सन या थॉट? पर्सन। कौन? माय मम्मा। अरे वाह मम्मा। परफेक्शन या प्रोग्रेस? प्रोग्रेस। वन हैबिट एवरी एस्पिरेंट शुड बिल्ड? कंसिस्टेंसी। बुक्स या पॉडकास्ट्स? पॉडकास्ट। ड्रीम प्रोजेक्ट्स, टीच या आर्ट? Now this one is difficult. Art. Success for you in one line? Self-satisfaction. यार बड़ा मजा आया तुमसे बात करके। तुम कल भी आ जाना इंटरव्यू देने। Sure. आपके क्वेश्चंस इतने बढ़िया थे और मुझे लगा ये तो she will become motivational speaker। यार मुझे बड़ा अच्छा लगा जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे सीखने को मिला। इंसान जरूरी नहीं है कि अपने से बड़े से सीखे, छोटे से भी सीख सकता है। तुमसे मैंने 2 चीज़ें सीखी। कंसिस्टेंसी, जो तुमने हर 100 में से 10-20 क्वेश्चंस में ये बताई। दूसरी चीज़, टू डू लिस्ट बनाकर रखना चाहिए, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय, टू डू लिस्ट बनाकर काम कर रहा हो बंदा। और तीसरी चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप जो कर रहे हो वो पूरा करके उठो तो मजा आएगा। हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा महक तुमसे बात करके। और बॉक्स एफएम के लिसनर्स से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये छोटा सा पैकेट बड़ा धमाका, आईआईटी खड़गपुर टॉपर है, इससे सीखने को बहुत कुछ आपको भी मिला होगा। अगर इनके बारे में कोई भी आपके जहन में थॉट है तो आप एक काम करिए, बॉक्स एफएम की एप्लीकेशन, चाहे वो आपके पास आईफोन हो एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें, आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने थॉट्स हमें भेज सकते हैं। हम महक को ज़रूर बताएंगे। महक, एक मेरे लिए एक छोटा सा कुछ सजेशन क्या देना चाहोगी तुम? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भैया, आपके साथ मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले। मैं तेरा बताया तो था ना, बड़ा भाई हूँ यार, दूर रहता था। मैं भी आईआईटी की तैयारी कर रहा था, हो नहीं पाई। आज ही उस कॉलेज में घंटी बजा रहा हूँ। अच्छा, और बताओ। और बाकी थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। आपके साथ बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू। और कोई सजेशन मेरे लिए? सजेशन नहीं, बस आप ऐसे ही हंसते रहिए और हम सबको भी मोटिवेट करते रहिए। सुन लिया ना सर, तनख्वाह बढ़ा देना। आप भी यहीं जुड़े रहिएगा, मैं वापस आता हूँ, तब तक स्टे ट्यून्ड ऑन बॉक्स एफएम, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।